नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो राइटर्स के जानिब से आ रही है। राइटर्स ये बता रहा है कि इजराइल ने अमेरिका से कहा है कि उसके हथियार खत्म हो रहे हैं, उसके इंटरसेप्टर्स पूरी तरह से खत्म होने के कगार पे हैं। बताया जा रहा है कि एक आखिरी थार्ड बचा हुआ है। इसके अलावा जितनी थार्ड मिसाइल्स अमेरिका ने दी थी, थार्ड मिसाइल आप जानते हैं इंटरसेप्टर मिसाइल होती है, जिससे जो मिसाइलें आ रही होती हैं उनको रोका जाता है। वैसी सारी मिसाइलें जिसको एयर डिफेंस मोटा मोटी कहते हैं, वो सारा एयर डिफेंस इजराइल का खत्म हो चुका है। एक आखिरी एयर डिफेंस बचा हुआ है, वो भी ईरान कभी भी खत्म कर सकता है। तो जिस एयर डिफेंस, आयरन डोम, इन सारी चीजों पर इतराया फिरता था इजराइल, बमुश्किल 12 दिनों की जंग में वो पूरी तरह से खत्म होने की कगार पे हैं। ये मैं अशोक कुमार पांडे नहीं कह रहा, ये कह रहा है राइटर्स अमेरिका का अखबार। और भड़बड़ी सी मची हुई है इजराइल के अंदर कि क्या किया जाए। जो सबसे बड़ी चीज चल रही है वो तो यही है कि बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है या मर गया, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के अंदर है या बाहर है। जितनी ये अफवाहें हैं, जितनी इसके पीछे हकीकत है, उसको लेके कल मैं कोशिश करूंगा डिटेल में एक वीडियो बनाने का। लेकिन अभी फिलहाल सबसे बड़ी ये खबर आई है कि इजराइल के पास हथियार खत्म हो रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि जो हमला हो रहा है फिलहाल तो सिर्फ दो तरफ से हो रहा है। अभी हूथीज ने तो कमान संभाली ही नहीं है। ईरान लगातार हमला कर रहा है और उधर से लेबनान लगातार हमला कर रहा है। लेबनान के हमले के चलते नॉर्दर्न इजराइल में कितनी बार सायरन बज रहे हैं। ये जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वीडियो नहीं है। बेसिकली जो अलग अलग टाइम पर सायरन बजे हैं उनको एक साथ रख दिया गया है। आप देखिए कि पूरा नॉर्दर्न इजराइल, लेबनान की तरफ से जो हमला हो रहा है, हिजबुल्लाह की तरफ से जो हमला हो रहा है, उसके चलते सख्ते में है। लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। कई सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं। और कहा यह जा रहा है कि 2024 की जंग में इजराइल जो लेबनान के अंदर घुस गया था, लिटनी नदी को पार कर गया था, उस नदी से इस तरफ भेज दिया है। और हिजबुल्लाह ने लेबनान की जो ओरिजिनल सीमा है उसको फिर से गेन कर लिया है। तो दोहरी मार से इजराइल परेशान है और उधर हूथी कह रहा है कि बस इशारा मिलने की देर है, हम जंग के लिए भी तैयार हैं और हम बाब अल मंदेब को रोककर रेड सी को भी रोकने के लिए तैयार हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो रुका ही हुआ है, हम रेड सी को भी रोक देंगे। यानी मिडिल ईस्ट से ना कुछ बाहर आ पाएगा और ना कुछ मिडिल ईस्ट में जा पाएगा। ये हालात बना दिए हैं ईरान ने। और दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो अराक्ची साहब का एक इंटरव्यू कल आया, उस इंटरव्यू से निकल के आती है। आप जानते हैं कि कल अमेरिका ने खार्क के ऊपर हमला किया था। खार्क के बारे में मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूं कि ईरान के लिए उसका क्या इंपॉर्टेंस है। अब अराक्ची साहब का, अब्बास अराक्ची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उनका यह कहना है कि ये हमले यूएई से किए गए, यूनाइटेड अरब अमीरात की जमीन से, फुजैरा के पास से ये हमले किए गए ईरान के ऊपर। यानी जाहिर सी बात है कि यूएई अमेरिका का पूरा सहयोग कर रहा है इस जंग में ईरान के खिलाफ। और यूएई की जमीन इस्तेमाल हो रही है लगातार ईरान के खिलाफ। और उसके बाद ईरान ने एक चेतावनी जारी की है, ईरान ने एक इवैक्यूएशन ऑर्डर किया है यूएई के लिए। उसने कहा है कि यूएई में जो अरब नागरिक हैं और दूसरे मुल्कों के नागरिक हैं, वो अमेरिकन पोर्ट, अमेरिकन बेसेस और अमेरिकन जो इंटरेस्ट हैं उनके आसपास से हट जाएं। मैं फिर बता दूं कि ईरान किसी सिविलियन इलाके पर हमला नहीं कर रहा है। बर दुबई में जहां हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी सबसे ज्यादा रहते हैं, वहां जो हमला हुआ था वो अमेरिकन कंसुलेट के ऊपर हमला हुआ था। निशाना लगाकर अमेरिकन कंसुलेट को मारा गया था। और अमेरिकन कंसुलेट जब से खाली करा ली गई है, बर दुबई के अंदर जहां हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी रहते हैं, एक हमला नहीं हुआ है। जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। जो हमले हो रहे हैं वो हमले या तो अमेरिकन बेसिस पर हो रहे हैं या अमेरिकन इंटरेस्ट पे हो रहे हैं, जहां अमेरिकन एसेट्स हैं। ये बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं। लेकिन यूएई के लिए ऐसा लगता है कि मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। जो हमले अभी तक ईरान ने किए हैं तेल अवीव के अलावा, अगर उनको देखें तो सबसे ज्यादा हमले यूएई के ऊपर हुए हैं। 309 मिसाइल्स और 1600 के आसपास ड्रोन्स। उसके बाद कुवैत का नंबर है, कुवैत में 243 मिसाइल और 459 ड्रोन, बहरीन में 125 मिसाइल 203 ड्रोन, सऊदी अरबिया में 34 मिसाइल 278 ड्रोन, कतर में
170 मिसाइल, 78 ड्रोन, और ओमान में 18 से ज्यादा सिर्फ ड्रोन। कोई मिसाइल अटैक ओमान के अंदर नहीं हुआ है। फिर भी अमेरिका ने ओमान में जो उसकी एम्बेसी है, उसके जो नॉन इमरजेंसी स्टाफ हैं, उनको वापस बुला लिया है। उनको कहा है हमारे यहां आ जाओ। बहुत मुमकिन है कि ओमान को बेस बनाए अमेरिका, ओमान सरकार के ऊपर प्रेशर बनाए और ओमान को इस्तेमाल करे ईरान पर हमले के लिए। और अगर ऐसा हुआ तो ओमान के ऊपर भी मिसाइलें बरसेंगी, ओमान के ऊपर भी और ड्रोन बरसेंगे। ईरान ने बिल्कुल साफ किया है कि जो भी बेस की तरह इस्तेमाल होगा, जो भी अमेरिका को अपने मिसाइल और अपने ड्रोन छोड़ने देगा ईरान के ऊपर, उन सबको हम दुश्मन की तरह ट्रीट करेंगे। अरब लोगों के ऊपर हमला नहीं करेंगे, सिविलियन फैसिलिटी पर हमला नहीं करेंगे, सरकार की किसी बिल्डिंग पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिकन इंटरेस्ट, बेसेस और एसेट्स पर हम लगातार हमला करते रहेंगे। और कल का आरागची का आप इंटरव्यू देखेंगे तो खास तौर पर यूएई के लिए जो उनका गुस्सा था और यूएई को लेकर जो उनकी सोच थी, वो बिल्कुल साफ दिखाई देती है। तो मुझे लगता है यूएई को सावधान हो जाना चाहिए। अगर अमेरिकन बेसिस को ऐसे ही वो इस्तेमाल करने देगा तो कल को उसके ऊपर बड़े हमले हो सकते हैं। मैं फिर बता दूं कि नागरिक ठिकानों पर ईरान कभी हमला नहीं करेगा। नागरिक ठिकानों पर हमला तो अमेरिका ने ही सिखाया है ना। अमेरिका ने कहा कि अगर हॉस्पिटल या स्कूल के अंदर भी आर्मी का बेस होने का शक हो तो वो लेजिटिमेट टारगेट हैं। तो तेल अवीव के ऊपर लगातार मिसाइलें बरस रही हैं। कल बताया जा रहा है कि 400 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें बरसी हैं तेल अवीव के ऊपर। वहां के अखबारों को देखेंगे, हारीज को और बाकी अखबारों को आप देखेंगे तो अब इजराइल के अखबार भी इस खबर को नहीं छुपा पा रहे हैं कि किस कदर तबाही हो रही है तेल अवीव के अंदर। ऐसा नहीं है कि तेल अवीव गाजा बन गया है। जो लोग लिख रहे हैं तेल अवीव गाजा बन गया है, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। तेल अवीव जो है वहां हमले हुए हैं, गजा नहीं बना है, लेकिन अभी तक इतनी बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं जिनको गिनना मुश्किल काम है। जो भारत के कई पत्रकार वहां पर गए हुए हैं, जो शुरू में इजरायली सरकार के कहने पर दिखा रहे थे कि बीच के किनारे लोग बड़ी शांति के साथ वॉलीबॉल खेल रहे हैं, नहा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, अब वो भी दिखाना शुरू कर चुके हैं कि ईरान की मिसाइलों से किस कदर तबाही हो रही है। खास तौर पर जो क्लस्टर मिसाइलें जा रही हैं वो कितनी तबाही कर रही हैं। लेकिन यह कहना या यह समझना बिल्कुल गलत होगा कि लोगों के घरों पर बम गिर रहे हैं। ईरान इस मामले में अभी तक खुद को रोके हुए है। सिविलियन इलाकों पर हमला नहीं कर रहा है, उन्हीं जगहों पर हमला कर रहा है जहां मोसाद के अड्डे हैं, जहां आईडीएफ के अड्डे हैं, जहां इजराइल के स्ट्रेटेजिक अड्डे हैं। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इलाकों पर अभी हमला कर रहा है ईरान। और ऐसे ही हिजबुल्लाह लगातार हमला कर रहा है नॉर्दर्न इजराइल और हाइफा में, जो इजरायली और अमेरिकी अड्डे हैं। जिन घरों में आप नुकसान देख रहे हैं वो ज्यादातर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मिसाइलों को जब इंटरसेप्ट किया जा रहा है, अभी तक इजराइल के पास इंटरसेप्टर्स थोड़े बहुत बचे हुए हैं, वो जो इंटरसेप्ट किया जा रहा है उन इंटरसेप्शंस के चलते जो डिब्री गिर रही है उसके चलते घरों को नुकसान हो रहा है। आगे क्या होगा वो समझना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया कि बुरा हाल है इजराइल का। राइटर्स का कहना है कि इंटरसेप्टर्स खत्म हो चुके हैं, आखिरी थाट बचा हुआ है इजराइल के पास। ईरान ने यही खेल खेला है, लगातार बड़ी संख्या में ड्रोन भेजा है जिसके चलते इंटरसेप्टर्स उनके खर्च हो, और बहुत जल्दी ये थर्ड मिसाइल भी या तो खर्च हो जाएगी या ईरान इसको निशाना बनाकर खत्म कर देगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इजराइल के सर पर कोई छत नहीं होगी, इजराइल के पास कोई एयर डिफेंस नहीं होगा। दुनिया में कहीं से भी एयर डिफेंस लेकर लाने में, इजराइल पहुंचाने में और इजराइल में उसको तैनात करने में 10, 12, 15 दिन का वक्त लग जाएगा। ऐसे में इजराइल का सर नंगा हो जाएगा और ईरान उसके बाद इजराइल के सारे इंपॉर्टेंट ठिकानों को, एनर्जी सेक्टर्स को, तेल के ठिकाने को, फाइनेंशियल ठिकाने को, जितने उसके इंपॉर्टेंट आईडीएफ के ठिकाने हैं, जितने मोसाद के ठिकाने हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग जितनी हैं, चुन चुन के उनको निशाना बनाएगा और इस हाल में पहुंचा देगा कि इजराइल क्रिपल कर जाए, इजराइल की जनता त्राहिमाम करने लगे। और हालत यह है कि अब इजराइल में जो बंकर बने हुए थे, जहां इजराइल की जनता छिपी हुई थी, वहां भी ढेरों मुश्किलात पैदा हो रही हैं, उनकी भी छतें टूट रही हैं, शार्पनेल उसके अंदर तक भी जा रहे हैं। तो इजराइल में एक अजीब सी गहमा गहमी मचेगी, इजराइल से भागने की जल्दी मचेगी। और ईरान का पूरा वार का तरीका यही है। देखिए, ईरान ने 40 साल पहले इस बात को समझ लिया था कि अमेरिका के साथ
उसी तरीके से मुकाबला नहीं हो सकता जिसको ट्रेडिशनल वारफेयर कहते हैं। यानी आपका हेलीकॉप्टर, आपके पास जो फाइटर जेट्स हैं, आपके पास जो बड़ी बड़ी नेवी की जहाजें हैं, ये बनाकर आप अमेरिका से नहीं लड़ सकते। ये बात उसके समझ में आ गई थी। जब इराक ईरान युद्ध हुआ था, लगभग 8 साल तक यह युद्ध चला था। 1980s में 1980 से 1988 के आसपास ये जंग चली थी, तो भी ईरान को समझ में आ गया था कि हमें तरीका बदलना होगा। उसके बाद जब सद्दाम हुसैन को मारा गया और इराक बिल्कुल घुटनों पर आ गया, तो उसके समझ में आ गया कि अगर एक नेता होगा तो फिर तो बस उसे एक नेता को मार देना होगा और देश झुक जाएगा। जैसा कि अमेरिका ने सोचा था कि खामनेई साहब को हम मार देंगे, एक बार उनको शहीद कर देंगे, उसके बाद तो ईरान में कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो ईरान ने जो तरीका अपनाया वो एसिमेट्रिक वार का तरीका अपनाया। एसिमेट्रिक वार को समझना बहुत जरूरी है, तभी समझ में आएगा कि ईरान इस वार में क्या कर रहा है। पहली बात तो यह कि एक लीडर है जरूर, लेकिन कमांड अलग अलग दे दी गई। आईआरजीसी और आर्मी के बीच जो कोऑर्डिनेशन है, अलग अलग ग्रुप को दे दी गई कमांड कि इस इलाके में आप कमांड संभालो, इस इलाके में आप कमांड संभालो, इस इलाके में आप कमांड संभालो, और जैसा सही लगे, जो हमारी पॉलिसी है उसके हिसाब से जैसा सही लगे वैसा करो। यानी यूनिफाइड कमांड खत्म हो गई। एक जगह से तेहरान से ऑर्डर नहीं जाते हैं, अलग अलग जगहों से ऑर्डर जाते हैं। इसलिए बड़े से बड़ा लीडर अगर मार दिया जाए तो भी जंग पे कोई असर नहीं पड़ता है। आप देखते हैं कि सैयद अली खामनेई साहब को शहीद होने के बाद भी तुरंत 1 घंटे के अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है और ईरान तेल अवीव तक अटैक करना शुरू कर देता है। दूसरी बात कि बहुत बड़ी जंगी जहाजों या फाइटर प्लेन्स के सहारे बड़ा एयरफोर्स बनाने के बजाय जोर दिया गया बैलिस्टिक मिसाइल पर और सस्ते और छोटे ड्रोन्स पर। इनसे फायदा क्या है? ये परेशान कर देते हैं दुश्मन को और दुश्मन का खर्चा बढ़ाते हैं। ईरान का ड्रोन पड़ता है, अगर हिंदुस्तानी रुपए में देखें तो 50,000 से 1 लाख रुपए का, और उसको रोकने के लिए जो मिसाइल मारनी पड़ती है अमेरिका को, वो मिलियंस की है, यानी करोड़ों की पड़ती है। यानी 50,000 के चक्कर में आप करोड़ों अपना बर्बाद करते हैं। ऐसे ही अमेरिका के पास बहुत बड़ी बड़ी जहाजें हैं, कई हजार करोड़ की। ईरान ने अपनी जो नेवी बनाई उसमें छोटी छोटी जहाजें हैं, ढेर सारी जहाजें हैं। तो एक बड़ी जहाज को 20 छोटी जहाजें बहुत तेजी से चलते हुए घेर लेती हैं। एक बड़ी जहाज बहुत स्पीड में नहीं चल सकती है, उसकी स्पीड की लिमिट होगी, लेकिन छोटी बोट जो होगी वो बहुत तेजी के साथ चलेगी। तो वो चारों तरफ से घेर लेती हैं, ड्रोन से अटैक करती हैं, मिसाइल से अटैक करती हैं। और आप देखिए कि यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसा जो जहाज उनके पास था, जो दुनिया का सबसे मजबूत जहाज माना जाता है, या यूएसएस जेराल्ड फोर्ड जो दुनिया के सबसे मजबूत जहाजों में गिना जाता है, इनको भागना पड़ा सिर्फ छोटी छोटी जहाजों के बेस पे। और साथ में बनाई बैलिस्टिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल्स और क्लस्टर मिसाइल्स। अब क्लस्टर मिसाइल का खेल देखिए, एक मिसाइल जाती है उससे 70 बम गिरते हैं। किसको किसको आप रोक लेंगे? इस तरीके से असिमेट्रिक वार से उसका जो लक्ष्य है वो ये है कि अमेरिका को इतने चोट पहुंचा दो, फाइनेंशियली उनकी कंडीशन इतनी खराब कर दो कि वो कुछ कर ना पाए। और ईरान के पास एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था, 21 माइल का है सिर्फ। ओमान सी से लेकर ईरान के बीच में ये 21 मील का है बस। यहां पर 3000 माइंस हैं, वाटर माइंस हैं। आप यहां से जहाज लेके जाएंगे, एक वाटर माइन फटेगी जो आपके नीचे होगी और जहाज डूब जाएगी। इसके अलावा मिसाइल्स हैं, एंटी शिप मिसाइल हैं, जो खास तौर पर शिप के लिए बनी हुई हैं कि शिप अगर आप वहां से लेके गुजरोगे तो शिप पर अटैक हो जाएगा। अब आप देखिए, ट्रंप का बयान आता है। ट्रंप कहता है कि हमारे जो दोस्त हैं वो भी अपनी जहाजें, फाइटर जेट्स वगैरह भेजने वाले हैं ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लियर कर लिया जाए। फ्रांस का तुरंत बयान आता है, भैया हम नहीं भेज रहे। और लिख के ले लीजिए, ना ब्रिटेन भेजेगा, ना ऑस्ट्रेलिया भेजेगा, और ना ही इंग्लैंड भेजेगा। क्यों भेजेगा भाई? सबको पता है जहाज जाएगी, ईरान उड़ा देगा, क्यों बवाल में पड़ने जाए। और जहाज भेजने का और ईरान से पंगा लेने का मतलब है इस जंग में बिना मतलब शामिल होना, और इस जंग में बिना मतलब शामिल होने का मतलब है अपना नुकसान उठाना। इसलिए सब खामोश बैठे हुए हैं कि हमसे पूछ के जंग तो शुरू नहीं की थी, तो अब जाओ और ईरान को झेलो। और ट्रंप लगातार परेशान हो रहा है। आप अमेरिकी अखबार उठाकर देखिए, सीधे खबरें छप रही हैं कि ट्रंप ने बेवकूफी की ईरान के ऊपर अटैक करके। और अब हालत यह है कि ट्रंप धमकी दे रहा है अखबारों को और वेबसाइट्स को कि इस तरह की खबरें छापी तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को किस कदर परेशान किया है ईरान ने। बहुत कोशिश हो रही है, इतनी कोशिश हो रही है कि अरब मुल्क किसी तरह से इस जंग में शामिल हो जाए।
ईरान का कहना है कि कॉपी कैट ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं, यानी जैसे ईरान के पास शाहेद वगैरह ड्रोन हैं, वैसे ही ड्रोन बनाकर सऊदी अरबिया पर, कभी कुवैत पर, कभी कहीं अटैक किया जा रहा है, इसलिए कि वो एक्साइटेड हो और इस जंग में कूद जाए। लेकिन अभी तक कोई भी इस जंग में शामिल नहीं हुआ है और होगा भी नहीं। फिलहाल आप याद रखिए, यूएई अमेरिका और इजराइल के प्रेशर में भले जो कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन इसके अलावा बहरीन को और जोड़ लीजिए, उसके अलावा कोई शामिल होने वाला नहीं है। और बहरीन की जो हालत हुई है, अब वो क्या ही जंग में शामिल होगा। जितना कुछ अमेरिकन था वहां पे बेस वगैरह, वो सब का सब बर्बाद हो चुका है। और यूएई का डर भी आप जानते हैं। जिस दिन लड़ाई सीधी हुई, जो ये शानदार शोरूम बनाया है, अगर ये शोरूम टूटा, इस शोरूम पे नुकसान पहुंचा, तो दोबारा दुबई कभी उठ के खड़ा नहीं हो पाएगा। ऐसे ही वहां बताया जा रहा है कि मार्केट का बुरा हाल है, रियल एस्टेट मार्केट का बुरा हाल है दुबई में या यूएई में। यूएई की जनता नहीं रहती है, 85% जनता बाहर की रहती है। मजदूरी करने गए हैं, काम करने गए हैं, और बड़ी संख्या उनकी है जो बिजनेस करने गए हैं। अगर शांति नहीं रहेगी तो वो वहां से भागेंगे और भागना शुरू कर चुके हैं। इसलिए यूएई भी बहुत नहीं पड़ना चाहेगा, लेकिन अमेरिका और इजराइल को इतना पाला है उसने, इतने एहसानात हैं कि ना नहीं कर सकता, इसलिए वहां की जमीन का इस्तेमाल तो हो रहा है। और उधर ईरान का क्या हाल है? ईरान का अगर हाल समझना है तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं। यह वीडियो एक मां का है जिसके साथ एक बच्ची है या बच्चा है, और इस मां को गौर से देखिए, इसके सर पर हिजाब भी नहीं है। इससे पूछा गया कि बच्ची के लिए डायपर बदलना पड़ता है आपको, पानी अगर गर्म आना बंद हो गया तो क्या हाल होगा? तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि 2 साल से फलस्तीन के बच्चे ये सारा कुछ झेल रहे हैं, तो मेरा बच्चा उससे अलग कैसे है? अगर जो भी हालात आएंगे हम उनको बर्दाश्त करेंगे, हम उनको झेलेंगे, लेकिन अमेरिका से लड़ेंगे। आखिर किसी को तो ऑपरेशंस के खिलाफ खड़ा होना होगा। तो हम, अगर हमारी सरकार खड़ी हुई है तो हम अपनी सरकार के साथ हैं। ये हाल है ईरान का। और समझना है तो एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। इस वीडियो में सीज फायर के बारे में लोगों से पूछा गया कि क्या आप सीज फायर चाहते हैं, जंग रुक जाए, बहुत परेशानी हो रही है। तो आप देखिए, लाइन से महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, सब एक लाइन से कह रहे हैं कि हमें कोई सीज फायर नहीं चाहिए, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, एंडलेसली लड़ने के लिए तैयार हैं। यह फर्क है। जिस दिन अमेरिका के अंदर 100 ताबूत पहुंच जाएंगे, अमेरिका के अंदर बवाल मच जाएगा। अभी खबरें आ रही हैं कि अमेरिकन आर्मी के लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं ईरान के अंदर। इजराइल में तो हम देख ही चुके हैं कि गजा जाने को तैयार नहीं हो रहे थे उनके रिजर्व सैनिक। तो ये वो मुल्क है जहां भगदड़ मचेगी तो लोग भागेंगे और या फिर जंग की मुखालिफत करेंगे। और ईरान 40 साल से इसके लिए तैयार था। आपने ईरान के लीडर को मारा है, तो ईरान की जनता लंबे समय तक इस जंग को लड़ने के लिए तैयार है। वैसे भी 8 साल तक जो इराक की जंग चली थी वो आसान नहीं थी ईरान के लिए। तो पुराने लोगों को अच्छी तरह से याद है कि लंबी जंग में क्या होता है। ये फिलहाल हालात हैं। इजराइल के हथियार खत्म हो रहे हैं, अमेरिका लगातार परेशान है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उसके बर्बाद हो चुके हैं, और ईरान अपने एसिमेट्रिक वारफेयर से पूरे रीजन में ऐसा तहलका मचाया हुआ है कि किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। आप सोचिए, अमेरिका स्विट्जरलैंड से इजाजत मांग रहा था कि यहां से हमारे जंगी जहाजों को उड़ने की इजाजत दो, उसने नहीं दी। उसने कहा नॉर्मल जहाज आपके जो हैं मेंटेनेंस वगैरह के लिए, उनको तो हम इजाजत दे देंगे, लेकिन जो सीधे सीधे ईरान से वारफेयर में इन्वॉल्व हैं उनको हम इजाजत नहीं देंगे, हम तो न्यूट्रल हैं। स्पेन के बारे में बता ही चुका हूं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने कल कह ही दिया था कि हम इस जंग में नहीं शामिल होंगे। तो यह पहली बार है कि अमेरिका के जंग में उसके अलाइज शामिल नहीं हो रहे हैं। ईरान का समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। कल की खबर यह है कि वियतनाम ने बहुत सारा कुछ भेजा है, इमदाद भेजी है जो वहां घायल हो रहे हैं उनके लिए। और इमदाद पर एक जरूरी बात आपसे करनी थी। ईरान की जो भारत में एम्बेसी है उसने कल एक ट्वीट किया। उसने कहा कि भारत के लोग हमारी मदद करना चाहते हैं, हमारे यहां जो परेशानियां हैं उसमें मदद करना चाहते हैं। तो उन्होंने अपना अकाउंट डिटेल जारी किया है जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इसमें अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है और एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है जहां पैसे जमा करने के बाद आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं ताकि वो हिसाब रख सके। ये डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूं। अगर आप ईरान एम्बेसी की मदद करना चाहते हैं तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। ईरान के अंदर एक मैसेज ये गया है कि ठीक है, हिंदुस्तान में सरकार ने वो नहीं किया जो उससे उम्मीद थी।
या फिर ट्रॉल्स हैं जो लगातार उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान जनता का बड़ा हिस्सा आज भी ईरान का दोस्त है और यह मैसेज बहुत पॉजिटिवली गया है और मैं खुश हूं कि मैं भी इस मैसेज का हिस्सा बना। आप सब इस मैसेज का हिस्सा बने। हम हिंदुस्तानी हमेशा हक के साथ खड़े रहे हैं। हमारा 5,000 10,000 साल का इतिहास है हक के साथ खड़े रहने का और हम हमेशा हमेशा हक के साथ खड़े रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।